में वहाँ हमारा जो था साइंस, वो हम साइंस में एक साथ पढ़ते थे, बट यहाँ 11th में फ़िज़िक्स हमारा एक सेपरेट सब्जेक्ट होगा। इसकी एक सेपरेट बुक होगी जिसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स होता क्या है, और इसके बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में फ़िज़िक्स होता क्या है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है फिज़िकल वर्ल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से पढ़िए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और आगे के चैप्टर्स को भी समझने में आपको आसानी हो। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स एक्चुअल में होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कस अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब फ़िज़िक्स जो होता है वो साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं नेचर, मतलब हमारे आसपास के वातावरण के बारे में, और नेचुरल फिनोमिना के बारे में। तो ये हो गया, हम जान गए कि फ़िज़िक्स एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िक्स, मतलब हमारे पास दो प्रकार के फिज़िक्स होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा क्लासिकल फिज़िक्स होता है, और सेकंड हमारा मॉडर्न फिज़िक्स होता है। तो हम अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये दोनों एक्चुअल में होते क्या हैं और इनमें अंतर क्या है। तो पहला जो है हमारा क्लासिकल फिज़िक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डिफाइंस मैकेनिक्स, मतलब इसमें ये मैकेनिक्स को डिफाइन करता है। और इसमें जो हम पढ़ते हैं वो सब है हीट है एंड थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ये सारे सब्जेक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ये टॉपिक्स हैं सारे। और सेकंड है हमारा मॉडर्न फिज़िक्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये जो फिज़िक्स है उसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल से डील करते हैं। ओके, तो आप सब जानते ही होंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या हैं। जैसे हमारे एटम है, न्यूक्लियर है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये जो सारे हमारे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये सब हमारे हो जाएंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और इसके बारे में हम मॉडर्न फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है। ये सब के बारे में आप पहले भी पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। आप इसे देख लीजिए। जो माइक्रोस्कोपिक होता है उसमें हम बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। और सेकंड जो हमारा है मैक्रोस्कोपिक, इसमें हम लार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं। लार्ज पार्टिकल्स जैसे कि आप जानते हैं हमारा, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, जैसे कि चेयर है या कुछ भी लार्ज पार्टिकल्स, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और थर्ड जो हमारा है मेसोस्कोपिक, इसमें हम एक मॉडरेट साइज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप मॉडरेट साइज मतलब जो नॉर्मल साइज होता है, जो ना ही एकदम छोटा और ना ही एकदम बड़ा, मतलब बिल्कुल मॉडरेट साइज के बारे में हम इसमें बात करते हैं। और अब हम देखते हैं कि फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने 10th या इससे पहले क्लास में भी पढ़ा ही होगा कि फोर्स होता क्या है। फोर्स जो होता है वो कॉस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है तो उसका जो कारण है वही हमारा कॉस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स कहलाता है। लेकिन हम यहाँ इसकी एक सुटेबल डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमें एग्जाम में लिखनी होगी। तो इट इज़ एन इंटरमोलिकुलर और एक्सटर्नल एजेंट which change or try to change the shape, size और position of an object as pull और push। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका आप देखे ही होंगे कि हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो हम उस पर कोई भी, जैसे कि उसे खींचते हैं या धक्का देते हैं, तो उसके शेप और साइज में एक चेंजेस आती है। तो ये जो चेंजेस आती है यही फोर्स की वजह से आती है। और एक्चुअल में फोर्स यही होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसके शेप, साइज और पोजीशन में चेंज आएगी बाई पुल और पुश। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसे आप जानते ही होंगे, सभी जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये जो होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच वर्क करता है। ये ऑब्जेक्ट या तो माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं या मैक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ाई है कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है।
तो अब हम देख लेते हैं, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में दो ऑब्जेक्ट हैं, इनकी एक मास है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये इसको इधर आने से रोक रहा है और ये इसको इधर आने से रोक रहे हैं। तो हम इसकी एक इक्वेशन पे देखते हैं। अब जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 है। यहाँ पे जो m1 और m2 है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो सेकेंड हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है और फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो आप पहले जो इक्वेशन में देखिए कि अगर इसमें ये प्रोपोर्शनल है, मतलब फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का मतलब आप सबको पता है कि अगर g की वैल्यू बढ़ेगी तो इधर m1 और m2 की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर g की वैल्यू बढ़ेगी तो r मतलब रेडियस की वैल्यू कम होगी। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन हो गया Fg प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिया है वो हमारा g कांस्टेंट है। यहाँ पे जो g है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसमें ध्यान रखने लायक ये है कि आप इस g की वैल्यू को याद रख लीजिए। g की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये आप जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपको आगे इक्वेशन सॉल्व करने में ही आसानी होगी इससे। आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये जो होता है इट इज़ एन एट्रैक्टिव फोर्स, ये एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है। सेकेंड है इट फॉलोज प्रोडक्ट लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसा कि हमने देखा ही है इससे पहले इक्वेशंस में, इसने प्रोडक्ट लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया है। और थर्ड जो हमारा है इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ये जो होता है वो बहुत लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, मतलब आप कहीं पे भी चले जाइए, चाहे वो कितनी भी बड़ी कोई मकान हो या कोई भी जगह हो, वहाँ से भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। मतलब ये है कि आप कहीं पर भी चले जाइए ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। ये एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है। फोर्थ देखते हैं हम, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, इट हैज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी। ये जो होता है हमारा सेंट्रल फोर्स होता है जो कि एक लाइन में ही वर्क करता है, जो सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, मतलब सेंटर ऑफ बॉडी में ही वर्क करता है ये फोर्स। और फिफ्थ हम देख लेते हैं कि इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजर्वेटिव या कंजर्व वर्ड जो होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, वो होता क्या है। तो कंजर्व का मतलब होता है कि जो कभी भी नष्ट या समाप्त नहीं होने वाला है। तो ये फोर्स ऐसा है कि ये हम आगे भी यूज़ ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी चले जाएगा, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम देखते हैं सेकंड जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट और एज एट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स। मतलब ये जो फोर्स होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है जो कि एट्रैक्टिव और रिपल्टिव हो सकते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि एट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। तो जो सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच एट्रैक्शन होता है। जैसे कि प्लस और प्लस चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सन होगा, माइनस और माइनस चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सन होगा। लेकिन वही अगर प्लस और माइनस चार्ज है तो इनके बीच एट्रैक्शन होता है। तो हम जान गए अब कि एट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। अब हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। एफ ई मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। आप देखे ही हैं इससे पहले इक्वेशन में भी हमने सेम एज इट इज़ यही स्टेप किया है, वैसे ही सेम स्टेप यहाँ पे भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को हमें फिर से हटाना है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट करेंगे वहाँ पे हमने जी कांस्टेंट का यूज़ किया है, यहाँ पर हम के कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो गया Fe इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो K है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है जो कि मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। आप ये याद रखिएगा कि ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। और इसकी वैल्यू देख लेते हैं हम। जो K की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम्ब स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये फ्री स्पेस के लिए है ना, आप ये याद रखिए कि ये मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। और अब हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो फर्स्ट देखते हैं, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स। ये जो होता है अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स होता है। आपने इससे पहले जान ही लिया है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। सेकंड जो है, इट फॉलोज प्रोडक्ट लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो होता है हमने अभी इक्वेशन निकाला जिसमें वो फर्स्ट जो था प्रोडक्ट लॉ को फॉलो किया है और सेकंड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया है। थर्ड है, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हम कहीं पर भी जाएं वो वर्क करेगा, वो लॉन्ग रेंज का फोर्स है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लॉन्ग रेंज का फोर्स नहीं होता है। और फोर्थ हम देख लेते हैं, इट इज़ सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स होता है। फिफ्थ जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होगा या नष्ट नहीं कर सकते हम इसको। और सिक्स जो है हमारा, इट इज़ 10⁶ टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हमारा होता है वो 10⁶ टाइम स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन देख लेते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये दो प्रोटॉन हैं जिनकी मास है, ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और इनके बीच की दूरी r है। अब हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पे जो लगेगा Fg फोर्स भी होगा इसमें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा, मतलब Fe, क्योंकि हम उसी का कंपेयर कर रहे हैं। तो आगे हम इसे इक्वेशन से समझते हैं। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। पहला जो हमारा इक्वेशन है वो हमने जैसे उसमें फर्स्ट इक्वेशन में ग्रेविटेशनल के लिए जी कांस्टेंट लिया था वही आएगा। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे MP और MP और इसकी जो रेडियस हो गई वो r² हो गई। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। होप आपको समझ आ ही गया होगा। और सेकेंड जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हमने देखा ही है कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए के कांस्टेंट लिया था, तो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन भी आपको फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही समझ आ गया होगा। एज इट इज करना है इसे। अब हम देख लेते हैं कि जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, मतलब इस इक्वेशन में जो जो वैल्यू पूछी है वो सारी वैल्यू बस हमें पुटअप करनी है और उसके बाद इसकी वैल्यू आ ही जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो आई है वो 10⁻36 है। अब हम देख लेते हैं थर्ड हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू अदर। ये हो गया हमारा। अब इसकी डेफिनेशन पर हम बात करते हैं कि इट इज़ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये जो फोर्स होता है वो पेयर ऑफ न्यूक्लियस के बीच कार्य करता है। अब हम जानते ही हैं कि न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या होता है, मतलब पेयर ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन हो सकता है, या पेयर ऑफ न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है, या पेयर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और रिपल्टिव फोर्स भी होता है। तो हम देख लेते हैं कि कब कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पे। तो ये देखते हैं हम, जब प्रोटॉन और प्रोटॉन होता है तो इनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और रिपल्सन के कारण इसमें न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है। और जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स लगता है।
अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा ही है कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है एंड 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो फोर्स है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। और जो हमारा सेकंड है इट डज नॉट फॉलो प्रोडक्ट लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये जो है वो प्रोडक्ट लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। आपने देखा ही होगा कि हमने इसमें से कोई इक्वेशंस नहीं निकाला है, मतलब ये दोनों लॉ को फॉलो नहीं करता है। और थर्ड देख लेते हैं इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, द ऑपरेटिव रेंज इज टेकन इन फॉर्म, वन फॉर्म इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। हमने देखा कि पहले ग्रेविटेशनल जो होता है वो कि ऐसा होता है, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये जो हमारा होता है ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। इसमें जो होता है 1 फैम इक्वल टू 10⁻15 मीटर तक का होता है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ, ये जो होता है नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, न इसमें कंजर्वेशन होता है। और फिफ्थ है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। सिक्स जो है हमारा वो होता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस बिकम लेस देन 0.86 फर्मी देन इट बिकम्स रिपल्सिव फोर्स, मतलब जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस मतलब हम जानते ही हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर कम होगा लेस देन 0.86 से, अगर वो कम है तब ये जो होगा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ जो कि है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स होता है ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये एग्जाम्स वगैरह में भी नहीं पूछे जाते, लेकिन आप इसे एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए और जान लीजिए कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इट इज़ अ फोर्स विच एक्ट बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो ड्यूरिंग द बीटा डीके फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल के बीच वर्क करता है, और ये जो बीटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट में मिलता है ये वाला फोर्स हमें। अब हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपने पिछले 10th या क्लास में पढ़ा होगा और आपको ये शायद पता भी होगा। तो हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। In science, the energy always remains conserved. The energy neither can be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form other form into the other form of energy into work. मतलब इसके डेफिनेशन से हमें ये तो समझ आया है कि जो एनर्जी होती है उसे हम न ही क्रिएट कर सकते हैं और न ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं। द चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिफरेंट बॉडीज बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है, इसे भी हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। पर जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में फॉर्म में हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे बॉडी में होता है द डिफरेंस बिटवीन बॉडीज, ये हो जाएगा हमारा। अब थर्ड हम देख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन लीनियर मोशन इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। मतलब जब लीनियर मोशन होता है तो जब हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अपने तरफ से नहीं लगा रहे हैं तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। और रोटेशनल मोशन में जब हम कोई भी अपने तरफ से एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व होता है। ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि ये सब होते क्या हैं, कंजर्वेशन लॉज, ये सारे एनर्जीज के बारे में। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए, पूछिए हमें कि
कोई भी अगर आपको कहीं पे कोई भी स्टेप समझ नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे की अपकमिंग वीडियो को देख सकें। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसकी डायमेंशंस की, एरर्स इन मेज़रमेंट्स की और सिग्निफिकेंट फिगर की। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मेज़रमेंट होता क्या है, मेज़रमेंट और यूनिट जो होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब ये तो जानते ही होंगे कि कोई भी चीज़ होती है उसका एक मेज़र होता है, उसकी एक लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, तो मेज़रमेंट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि किसी भी अननोन अमाउंट से नोन अमाउंट का कंपेयर करना ही हमारा मेज़रमेंट कहलाता है। ठीक है, और जो यूनिट भी होता है वो भी एक प्रकार का मेज़रमेंट ही होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे मेज़रमेंट में भी ऐसा होता है कि आप हर एक चीज़ को मेज़रमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें आप समझिए, जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम गिविंग यू लॉट्स ऑफ विशेस। ठीक है, मैं आपको विशेस कर रही हूँ, लेकिन क्या आप उसे मेज़र कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार अगर कोई बोल रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, तो क्या आप उसके हैप्पीनेस को मेज़र कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया लेंथ, हो गया मास, हो गया डेंसिटी, हो गया अगर किसी रूम में है हम तो उस रूम में पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी हो गई। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हम कुछ चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते, और एक्चुअल में होता क्या है मेज़रमेंट। ठीक है, तो फिज़िक्स जो होता है वो ऑल अबाउट मेज़रमेंट और एक्यूरेसी होता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं सेकंड जो हमारा होता है कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम जैसे कि हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, और उसके अलावा उन चीज़ों को भी हमने देखा जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए आप कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेज़र्ड, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी क्वांटिटी जो होगी वो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जो हमारा लेंथ है, मास है, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो होगी हमारी फिज़िकल क्वांटिटी होगी। और आप ये याद रखिए जी, फिज़िकल क्वांटिटी या किसी भी चीज़ का जो मेज़रमेंट होता है वो इस फॉर्म में होता है, Q इज़ इक्वल टू एन यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन Q जो है वो मेज़रमेंट को दिखा रहा है, और एन जो होता है यहाँ पे वो नंबर को डिनोट करता है, और वहीं U जो होता है वो यूनिट को डिनोट करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे आप कहीं भी शॉप में जा रहे हैं सपोज़, और वहाँ आपने कहा कि आपको स्केल चाहिए। ठीक है, उसने बताया कि स्केल 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या आपने बताया अपना एक मेज़र। तो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 10 जो है वो हमारा नंबर हो गया, और जो सेंटीमीटर लिखा है वो हमारी यूनिट हो गई। ठीक है, तो उसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को लीजिए, उसका मास है अगर 50, तो 50 अगर मास है और मतलब वो 50 ग्राम का है, तो हम ये कह सकते हैं कि 50 इंटू 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम जो है वो 50 टाइम्स है उसमें, इसलिए उसका मास 50 ग्राम है। होप इतना आपको क्लियर होगा अभी तक के। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार की क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है, पहली जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और दूसरी जो होती है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इन दोनों को आप डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है वो किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी में आप ले लीजिए लेंथ, मास और टाइम, ये जो होता है ये सारी क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। लेंथ मतलब हमें पता ही है कि लेंथ ही होता है, उसमें हम और किसी को डिपेंड वो कर नहीं रहा है किसी और वैल्यू पर। उसी तरह अब हम बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की। ठीक है,
These quantities can be expressed as it combination of fundamental quantity। तो ये जो क्वांटिटी होती है इन्हें हम जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके कॉम्बिनेशन के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अभी आपको समझाते हैं इसको, जो किसी भी चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, मान लीजिए कि आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर और एच। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसकी हाइट वाली एच वाली पता होनी चाहिए, उसकी लेंथ और उसकी रेडियस वाली लेंथ हमें पता होनी चाहिए, तब हम उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। उसी प्रकार से जो हमारा डेंसिटी होता है, डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो होता है वो मास इनटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास जो है और वॉल्यूम जो, मास की वॉल्यूम को हमने देखा ही कि वॉल्यूम किस तरह से अभी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड किया, उसी प्रकार जो डेंसिटी में होता है मास इनटू वॉल्यूम होता है, और मास जो हमारा है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब कहीं ना कहीं जो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के पर ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि स्पीड, तो स्पीड जो होता है हमारा वो डिस्टेंस ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम होता है। मतलब हम किसी भी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो हमारा स्पीड कहलाता है। तो स्पीड भी कहीं ना कहीं लेंथ के रूप में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर ही डिपेंड कर रहा है। इसलिए अब आपको समझ आ ही गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी अन्य क्वांटिटी पर जो है डिपेंड नहीं करती है, और लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। हम उसके थ्रू ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे कि हम जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो पहले जब स्टार्ट हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना कई प्रकार के कंट्रीज़ में या वर्ल्ड में, और जहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो हमने ये पाया कि हर जगह की एक अलग अलग वो होती है। जैसे कि किसी जगह में उसी चीज़ को हम पाउंड कहेंगे, किसी जगह में उसी चीज़ को किलोग्राम कहा जाता है किसी दूसरे कंट्री में, और किसी अन्य कंट्री में उसी चीज़ को ग्राम कहा जाता है। तो आपने जैसे कि देखा कि हर कंट्री में उसके लिए अलग अलग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं हम, कहीं उसी को ही पाउंड कह रहे हैं, कहीं उसी के मेज़र के लिए हम किलोग्राम का यूज़ कर रहे हैं, और कहीं उसी चीज़ के मेज़र के लिए हम ग्राम का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें थी और ट्रेंडिंग की चीज़ें थी उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। तो पूरे वर्ल्ड ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक ही प्रकार का कुछ ऐसा करें जो सब ही देशों के लिए मान्य हो। तो उस क्वांटिटी को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट FPS। ठीक है, तो इसमें ये जो होता है, हम इसमें FPS की अगर बात करें हम, तो F जो लेंथ के लिए हम यहाँ फुट का यूज़ करेंगे, F हो गया हमारा, और उसी तरह मास के लिए हम P का यूज़ करेंगे जो कि पाउंड हो गया हमारा, और समय के लिए हम सेकंड का यूज़ करेंगे, मतलब टाइम के लिए। ठीक है, उसी अब सेकंड देख लीजिए आप, जो हमारा CGS होता है उसमें हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे, C मतलब सेंटीमीटर, और मास के लिए हम ग्राम का यूज़ करेंगे, और टाइम के लिए हम सेकंड का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार जो तीसरा है MKS होता है। MKS में हम क्या करते हैं कि MKS में इनमें हम लेंथ के लिए मीटर का यूज़ करेंगे, वही मास के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करेंगे, और टाइम के लिए हम सेकंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे कि किसी कंट्री में उसी चीज़ को पाउंड से डिनोट कर रहे हैं, किसी कंट्री में ग्राम से डिनोट कर रहे हैं, और किसी कंट्री में किलोग्राम से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम था वो सभी कंट्री के लिए सेम ही था। टाइम के लिए सभी कंट्री में सेकंड का ही यूज़ होता था। तो इस प्रकार अलग अलग कंट्री की जो अलग अलग मेज़रमेंट की यूनिट थी उसे हटाने के लिए एक यूनिवर्सल हमने सोचा कि कुछ ऐसा हो जो सभी ही कंट्री के लिए सेम हो पूरे वर्ल्ड में। तो इसके लिए हमने ऐसा यूनिट को देखते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है, इस ऐसा यूनिट जो टोटल है हमारे
9 होते हैं, तो 7 जो हमारे यूनिट होते हैं और जो 2 होते हैं वो हम बाद में लाए हैं, तो वो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। आइए देखते हैं कि ये होता क्या क्या है। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो क्वांटिटी की है, सेकंड कॉलम में उसका एसआई यूनिट बता रहे हैं और थर्ड कॉलम में हम सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि पहला जो है लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है और उसका सिंबल स्मॉल m है। आप याद रखिएगा ये स्मॉल m है। उसी प्रकार हम मास को लें अगर, तो उसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है और सिंबल kg है, तो इसमें k और g दोनों स्मॉल में रहेंगे। उसी प्रकार टाइम के लिए एसआई यूनिट हो गया सेकेंड और सिंबल हो गया स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसकी एसआई यूनिट हो गई एम्पियर और सिंबल हो गया कैपिटल A। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करें तो उसकी एसआई यूनिट हो गई केल्विन और उसका सिंबल कैपिटल K होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो ये हो जाएगा मोल और इसका सिंबल हो जाएगा MOL, ये तीनों स्मॉल में रहेंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी कैंडेला और इसका अगर सिंबल देखें तो ये हो जाएगा CD। ठीक है, ये सारे क्वांटिटी से आप कहीं ना कहीं फैमिलियर होंगे, आप जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। लेंथ जानते ही होंगे आप, मास भी जानते ही हैं, टाइम भी जानते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, ये सबसे आप कहीं ना कहीं फैमिलियर होंगे ही। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो आप इसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में भी आप सब जानते ही होंगे। अब हम देखते हैं जो 2 और हैं जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल जो होता है उसका हो जाएगा हमारा एसआई यूनिट रेडियन हो जाएगा और सिंबल जो होगा स्मॉल RAD होगा। और उसी तरह सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट स्टेरेडियन हो जाएगा और स्मॉल SR इसकी यूनिट इसकी सिंबल होगी। ठीक है, तो आप सब प्लेन एंगल को तो जानते ही होंगे, हो सकता है सॉलिड एंगल आपको नहीं पता हो। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो आपको स्क्रीन में ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें पहला डायग्राम जो है वो प्लेन एंगल के बारे में है और उसके साइड वाला सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले प्लेन एंगल देख लेते हैं। प्लेन एंगल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और ये जो हमें मिलता है वो ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, स्क्वायर में देख सकते हैं और सर्कल में। तो इसका जो एंगल होता है वो यहाँ पर होता है, देखिए आप डायग्राम में, ये जो है इसका एंगल हुआ। ठीक है, और वहीं जो सॉलिड एंगल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो ये जो होता है एनालॉजिकल, ये कोन में मिलता है, क्यूब में मिलता है और स्फीयर में मिलता है। ठीक है, इसका एंगल आपको दिख ही रहा होगा कि ये यहाँ पे बना है, ये इसका एंगल हो गया। ठीक है, तो ये जो प्लेन एंगल होता है वो प्लेन पे बनता है। ठीक है, प्लेन पे ये एंगल क्रिएट करता है और सॉलिड एंगल में जो इसके सारे पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इसका एंगल बनता है, ये हमारा सॉलिड एंगल होता है। होप आपको ये समझ आया होगा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो कोई भी पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर बेसिकली द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेस्ट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो उसके पावर में होता है, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। ये जो आपको यहाँ पे स्पीड दिख रहा होगा, ठीक है, स्पीड में हमने ये जो ब्रैकेट का यूज़ किया है, ये डायमेंशन को दिखाने के लिए हम इसी ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब समझ जाइए आप कि वहाँ पे डायमेंशंस के बारे में बात कही गई है। ठीक है, अब जैसा कि स्पीड हम जानते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, अगर डिस्टेंस को हम समझे कि डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो डिस्टेंस जो होता है हमारा वो लेंथ हो गया। ओके, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। ठीक है, अब लेंथ के ऊपर में हम 1 लिखे और ये जो टाइम है, टाइम नीचे में है यहाँ पे, और जैसे ही टाइम ऊपर जाएगा तो ये ऊपर में -1 हो जाएगा।
ठीक है। और आप ये याद रखिएगा कि डायमेंशन को दिखाने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसके फर्स्ट लेटर का हम यूज़ करते हैं। जैसे लेंथ के लिए हम कैपिटल एल का यूज़ करेंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी का यूज़ करेंगे और मास के लिए कैपिटल एम का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा लेंथ के लिए हमने एल यूज़ किया और टाइम के लिए टी और वैल्यू आ गई। ये जो आई हमारी ये डायमेंशन है, ठीक है। आपको होप कि यहाँ से आपको कुछ समझ आया होगा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है। आगे हम इसके और एग्जाम्पल से इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसके आगे के एग्जाम्पल्स को। बात करते हैं हम फोर्स की। तो फोर्स जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारा मास जो हो गया, मास जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे m को पहले डिनोट कर दिया। एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, v अपॉन टी, ठीक है। तो v अपॉन टी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो होगा वो लेंथ अपॉन टाइम l अपॉन टी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन देखिए, होप आपको समझ आ रहा होगा। m को आप एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे जो वेलोसिटी अपॉन टाइम है उसकी जगह आप लेंथ अपॉन टाइम करेंगे, l अपॉन टी, और एक t ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा m इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे अगर, तो m तो ऊपर में ही है तो उसके पावर में 1 आ जाएगा, l भी ऊपर में है उसके पावर में भी 1 आ जाएगा। लेकिन हम t अगर देखें तो t हमारा यहाँ इक्वेशन में नीचे में है। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर में -2 हो जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशन। हो सकता है आपको अभी थोड़ी इसमें कठिनाई जा रही हो या आपको अभी थोड़ा समझने में कठिनाई जा रहा होगा, लेकिन आप अगर इसे 1 से 2 बार भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि एनर्जी का क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी का यहाँ पे आपकी बात किया डायमेंशन का, आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि एनर्जी को किस फॉर्मूला से करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ले लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फोर्स का हमने ऊपर में निकाला है डायमेंशन, ये डायमेंशन हम यहाँ पे एज इट इज़ नोट कर देंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक कोई स्थान से हम दूसरे स्थान जा रहे हैं तो उसके लिए हम लेंथ का यूज़ करेंगे जो कि हो जाएगा हमारा l। तो अब आप अगर इसको देखें तो m की पावर 1, ठीक है। l जो हमारा 2 है इसलिए हो गया l स्क्वायर, और जो t है हमारा t की पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। इसी तरह हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करें ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये एक्चुअल में क्या होता है और ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है करंट पर यूनिट टाइम होता है, ये सब आप सबको ही पता होगा, ठीक। तो करंट के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, आपने आगे के चार्ट में देखा ही होगा। करंट के लिए हम यहाँ पे एम्पियर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और करंट पर यूनिट टाइम होता है जो चार्ज होता है, तो यहाँ पे टाइम के लिए हम टी का यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा ए और टी। ये तो इजी है, ये आपको समझ आ ही गया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह ही अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। वर्क डन का हम जानते हैं कि फोर्स हो जाएगा हमारा इंटू एस, और चार्ज का भी हमने ऊपर निकाला ही है इलेक्ट्रिक चार्ज का ए इंटू टी, तो उसको हम एज इट इज़ नोट कर लिए। अब ऊपर आप देखिए कि आपने इसका फोर्स का आपने जो निकाला है उसे आप डिनोट कर दीजिए। जो ये हमने निकाला m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे एक s है, ठीक। तो इस s के लिए हम यहाँ पे फिर से लेंथ मतलब l का यूज़ करेंगे। तो ये जो ऊपर फोर्स के लिए एक l था वहाँ पे ये हो जाएगा l स्क्वायर, और बाकी एज इट इज़ रहेगा, नीचे भी अपना एज इट इज़ ही है। अब यहाँ पे अब उसकी डायमेंशन अगर हम देखें तो m की पावर में 1 है, l का हम स्क्वायर किए हैं,
लेकिन t अगर t नीचे में है, t को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -2 -1, तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। इसलिए t की पावर में यहाँ पे -3 आएगा और a जो है हमारा वो भी ऊपर जाएगा तो वो भी -1 हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ आई होगी आपको ये बात, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये। अब हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू, इस सब की बात हमने इस फर्स्ट वीडियो में की थी, ठीक है। तो हम इसका आपको याद ही होगा उसका फॉर्मूला जो हमने निकाला था, F = G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। सबको ये फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पे अगर हम g की वैल्यू करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा F × r² अपॉन m1 m2, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ से। अब हम देख लेते हैं F की, जैसे कि हमने इससे पहले वाले इक्वेशन में जो F की वैल्यू निकाली थी, ओके। F की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, देख लीजिए, फोर्स की m की पावर 1, L की पावर 1 और T की पावर -2। तो आप उसे एज इट इज़ कीजिए, ठीक है। ये हो गया। F का हमने लिखा, r² बोला है तो हम r की जगह लेंथ लेंगे तो ये L² हो जाएगा। और नीचे जो हमारी है m1 और m2, ये दो क्वांटिटी है तो इसको हम कर देंगे m का स्क्वायर। अब हम इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो m जो है 2 अगर ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी ऊपर में क्या है, m के 1 है, ये 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, m की पावर -1। और उसी प्रकार जो L है हमारा, L तो दोनों ऊपर में ही है तो ये हो जाएगा L की पावर 3 और T की पावर -2 एज इट इज़। होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो डायमेंशन जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। ये दो हमारी जो होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसकी जो होती है ना ये 0 0 होती है, आपको दिख ही रही होगी, m की पावर 0, L की पावर 0, ये जो दिख रहा है आपको ये। अब हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आपने इससे पहले देखा ही कि ये क्या होता है। आप डायग्राम से समझ ही आ गया होगा आपको कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो ये जो हमारी ये दोनों चीज़ है ये डायमेंशन लेस है, आप ये याद रखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या देख लीजिए आप, प्लेन एंगल में हमने जैसे कि डायग्राम में देखा था कि एक आर्क होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो होगा उसकी लंबाई L होगी, यहाँ पे जो होगा वो R होगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा इक्वल क्या होगा हमारा L/R, ओके। तो L जो है उसके लिए हम कैपिटल L का यूज़ किए, यहाँ देखिए आप, यहाँ कैपिटल L का यूज़ किए, ठीक है। और नीचे जो है R, उसकी जगह भी हम R जो है हमारा वो भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो यहाँ पे भी हमने नीचे भी L का यूज़ किया। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों L और L, तो क्या बचेगा हमारा L की पावर 0। और जब L की पावर 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M की पावर 0 और T की पावर भी 0, ठीक है। ये आपको समझ आया प्लेन एंगल। अब हम देखते हैं सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं हम। तो सॉलिड एंगल के लिए जो होगा फॉर्मूला वो डायग्राम से आप समझिएगा। ये सॉलिड एंगल का जो डायग्राम होता है हमारे वो यहाँ पे जो एंगल आएंगे यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा वो यहाँ पे भी L² होता है, यहाँ पे R² होता है, ठीक। इसके लिए थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो L²/R² होता है, ओके। तो L² की जगह यहाँ पे आपने कर दिया कैपिटल L का स्क्वायर और R² की जगह आपने लिखा कैपिटल L का स्क्वायर। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
तो l की पावर क्या आ गई 0 और t की पावर 0 और m की पावर 0 हम लिख सकते हैं। होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि सॉलिड एंगल के डायमेंशंस को हम किस प्रकार से निकाले हैं यहाँ पे। तो ये आपने देखा होगा कि जो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल है, ठीक है, इनकी जो डायमेंशंस है वो 0 है, लेकिन इसकी यूनिट हम जानते हैं कि इसकी यूनिट है। तो आपको याद ही होगा कि हमने ऊपर क्या पढ़ा, प्लेन एंगल की जो है यूनिट, वो यूनिट और सिंबल दोनों पढ़ा हमने। तो यूनिट हम देखेंगे अगर तो रेडियन है, और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन है, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रखिए कि इसकी डायमेंशंस 0 0 है, लेकिन इसकी यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हम कुछ बात करेंगे जो डायमेंशन से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला देख लीजिए आप, मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसीडरेबल। जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो कंसीडरेबल नहीं होते हैं। फ्यू फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, मतलब कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सारी जो क्वांटिटी है इनकी डायमेंशन नहीं होती है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया साइन हो गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में देखें तो, लॉग में देखें तो लॉग कुछ भी ले लिया, लॉग साइन एक्स या कुछ भी ले लीजिए। एक्सपोनेंशियल में क्या आता है हमारा, ई की पावर में आप कुछ भी ले लीजिए, 2 3। तो ये जो पावर्स में रहते हैं इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस, मतलब जो ये सारे हैं इनका आर्ग्यूमेंट। अब आप ये बताइए कि आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या जानते हैं आप, ठीक है, हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये साइन के बाद जो हमने ब्रैकेट में x1 लगा है, ये ब्रैकेट में जो x1 है ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ लॉग में बात करें तो ये x2 जो है वो आर्ग्यूमेंट है। इसकी एक्सपोनेंशियल में बात करें तो e की पावर में जो x3 है वो हमारी जो है आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो सारी की सारी आर्ग्यूमेंट हैं ये सभी डायमेंशन लेस होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डायमेंशनलेस, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कैसे डायमेंशनलेसनेस होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ए क्वांटिटी कैन हैव यूनिट बट नो डायमेंशंस, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी उसकी यूनिट होगी तो हम ये कह सकते हैं कि उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है करके, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ऊपर कि रेडियन और स्टेरेडियन जो है उसकी यूनिट है, लेकिन उसकी डायमेंशंस हमने क्या देखा कि उसका कोई डायमेंशन नहीं आया, पावर में 0 0 आया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है उसका यूनिट होगा ही, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जिसकी भी हमने डायमेंशन निकाली, जो भी वैल्यू निकाली, उसमें ये तय है कि अगर उसका डायमेंशन है तो उसकी यूनिट होगी ही। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन हो ही। जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमने स्टेरेडियन और रेडियन का निकाला, उसका यूनिट है हमारे पास, लेकिन उसका डायमेंशन है क्या, नहीं। ये जो है हमारा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आप लास्ट जो है हमारा 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशन। 2 या 2 से अधिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी सेम डायमेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे जो f है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हमारी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी जो है होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/t होता है। अब t अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1 हो गया हमारा, ठीक है। तो t की पावर -1 हुआ। उसी प्रकार अगर हम ओमेगा की बात करें यहाँ पे, तो ओमेगा जो होता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए क्या होगा, θ/t। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 अगर हो तो 1/t मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर -1। यही आया दोनों का, आपने देखा फ्रीक्वेंसी का भी वही वैल्यू आया। और उसी प्रकार
सॉलिड एंगल की भी वही वैल्यू आई। तो इससे ये प्रूफ किया हमने कि 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा और आपने डायमेंशंस के बारे में सारी बात समझी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम आपको क्लियर कर सकें आपकी सारी डाउट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक की बात करेंगे। और आपको अगर कुछ भी हमारा एक सेपरेट सब्जेक्ट होगा, इसकी एक सेपरेट बुक होगी जिसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स होता क्या है, और इसके बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में फ़िज़िक्स होता क्या है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है फिज़िकल वर्ल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से पढ़िए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और आगे के चैप्टर्स को भी समझने में आपको आसानी हो। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कस अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब फ़िज़िक्स जो होता है वो साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं नेचर, मतलब हमारे आसपास के वातावरण के बारे में, और नेचुरल फिनोमिना के बारे में। तो ये हो गया, हम जान गए कि फ़िज़िक्स एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे हम देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिज़िक्स, मतलब हमारे पास 2 प्रकार के फिज़िक्स होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा क्लासिकल फिज़िक्स होता है और सेकंड हमारा मॉडर्न फिज़िक्स होता है। तो हम अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये दोनों एक्चुअल में होते क्या हैं और इनमें अंतर क्या है। तो पहला जो है हमारा क्लासिकल फिज़िक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डिफाइंस मैकेनिक्स, मतलब इसमें ये मैकेनिक्स को डिफाइन करता है। और इसमें जो हम पढ़ते हैं वो सब है हीट है एंड थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ये सारे सब्जेक्ट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ये टॉपिक्स हैं सारे। और सेकंड है हमारा मॉडर्न फिज़िक्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये जो फिज़िक्स है उसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल से डील करते हैं। ओके, तो आप सब जानते ही होंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या हैं। जैसे हमारे एटम है, न्यूक्लियर है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये जो सारे हमारे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये सब हमारे हो जाएंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और इसके बारे में हम मॉडर्न फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है। ये सब के बारे में आप पहले भी पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, आप इसे देख लीजिए। जो माइक्रोस्कोपिक होता है उसमें हम बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। और सेकंड जो हमारा है मैक्रोस्कोपिक, इसमें हम लार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं। लार्ज पार्टिकल्स जैसे कि आप जानते हैं हमारा, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, जैसे कि चेयर है या कुछ भी लार्ज पार्टिकल्स, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और थर्ड जो हमारा है मेसोस्कोपिक, इसमें हम एक मॉडरेट साइज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप मॉडरेट साइज मतलब जो नॉर्मल साइज होता है, जो ना ही एकदम छोटा और ना ही एकदम बड़ा, मतलब बिल्कुल मॉडरेट साइज के बारे में हम इसमें बात करते हैं। और अब हम देखते हैं कि फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने 10th या इससे पहले क्लास में भी पढ़ा ही होगा कि फोर्स होता क्या है। फोर्स जो होता है वो कॉस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है तो उसका जो कारण है वही हमारा कॉस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स कहलाता है। लेकिन हम यहाँ इसकी एक सुटेबल डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमें एग्जाम में लिखनी होगी। तो इट इज़ एन इंटरमोलिकुलर और एक्सटर्नल एजेंट which change or try to change the shape, size और position of an object as pull और push। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका आप देखे ही होंगे कि हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो हम उस पर कोई भी, जैसे कि उसे खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसके शेप और साइज में एक चेंजेस आती है। तो ये जो चेंजेस आती है यही फोर्स की वजह से आती है। और एक्चुअल में फोर्स यही होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसके शेप, साइज और पोजीशन में चेंज आएगी बाई पुल और पुश। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब 4 प्रकार के
फोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इसे आप जानते ही होंगे, सभी जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये जो होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच वर्क करता है। ये ऑब्जेक्ट या तो माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं या मैक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ाई है कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। तो अब हम देख लेते हैं, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में दो ऑब्जेक्ट हैं, इनकी एक मास है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये इसको इधर आने से रोक रहा है और ये इसको इधर आने से रोक रहे हैं। तो हम इसकी एक इक्वेशन पे देखते हैं। अब जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 है। यहाँ पे जो m1 और m2 है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो सेकेंड हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है और फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आप पहले जो इक्वेशन में देखिए कि अगर इसमें ये प्रोपोर्शनल है, मतलब फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का मतलब आप सबको पता है कि अगर g की वैल्यू बढ़ेगी तो इधर m1 और m2 की वैल्यू भी बढ़ेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर g की वैल्यू बढ़ेगी तो r मतलब रेडियस की वैल्यू कम होगी। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन हो गया Fg प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिया है वो हमारा g कांस्टेंट है। यहाँ पे जो g है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसमें ध्यान रखने लायक ये है कि आप इस g की वैल्यू को याद रख लीजिए। g की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये आप जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपको आगे इक्वेशन सॉल्व करने में ही आसानी होगी इससे। आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये जो होता है इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सेकेंड है इट फॉलोज प्रोडक्ट लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसा कि हमने देखा ही है इससे पहले इक्वेशंस में, इसने प्रोडक्ट लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया है। और थर्ड जो हमारा है इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ये जो होता है वो बहुत लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, मतलब आप कहीं पे भी चले जाइए, चाहे वो कितनी भी बड़ी कोई मकान हो या कोई भी जगह हो, वहाँ से भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। मतलब ये है कि आप कहीं पर भी चले जाइए ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। ये एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है। फोर्थ देखते हैं हम, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, इट हैज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी। ये जो होता है हमारा सेंट्रल फोर्स होता है जो कि एक लाइन में ही वर्क करता है, जो सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, मतलब सेंटर ऑफ बॉडी में ही वर्क करता है ये फोर्स। और फिफ्थ हम देख लेते हैं कि इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजर्वेटिव या कंजर्व वर्ड जो होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, वो होता क्या है। तो कंजर्व का मतलब होता है कि जो कभी भी नष्ट या समाप्त नहीं होने वाला है। तो ये फोर्स ऐसा है कि ये हम आगे भी यूज़ ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी चले जाएगा, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम देखते हैं सेकंड जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट और एज अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स। मतलब ये जो फोर्स होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है जो कि अट्रैक्टिव और रिपल्टिव हो सकते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। तो जो सेम चार्जेस होते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है। जैसे कि प्लस और प्लस चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सन होगा, माइनस और माइनस चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सन होगा। लेकिन वही अगर प्लस और माइनस चार्ज है तो इनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो हम जान गए अब कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। अब हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं।
एफ ई मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। आप देखे ही हैं, इससे पहले इक्वेशन में भी हमने सेम एज इट इज़ यही स्टेप किया है, वैसे ही सेम स्टेप यहाँ पे भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। तो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को हमें फिर से हटाना है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट करेंगे वहाँ पे हमने g कांस्टेंट का यूज़ किया है, यहाँ पर हम k कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो गया Fe इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे जो k है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है जो कि मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। आप ये याद रखिएगा कि ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। और इसकी वैल्यू देख लेते हैं हम। जो k की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये फ्री स्पेस के लिए है ना, आप ये याद रखिए कि ये मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। और अब हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो फर्स्ट देखते हैं, इट इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स। ये जो होता है अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स होता है। आपने इससे पहले जान ही लिया है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है। सेकंड जो है, इट फॉलोज प्रोडक्ट लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो होता है हमने अभी इक्वेशन निकाला जिसमें वो फर्स्ट जो था प्रोडक्ट लॉ को फॉलो किया है और सेकंड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया है। थर्ड है, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हम कहीं पर भी जाएं वो वर्क करेगा, वो लॉन्ग रेंज का फोर्स है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लॉन्ग रेंज का फोर्स नहीं होता है। और फोर्थ हम देख लेते हैं, इट इज़ सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स होता है। फिफ्थ जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होगा या नष्ट नहीं कर सकते हम इसको। और सिक्स जो है हमारा, इट इज़ 10⁶ टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हमारा होता है वो 10⁶ टाइम स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन देख लेते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये दो प्रोटॉन हैं जिनकी मास है, ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और इनके बीच की दूरी r है। अब हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पे जो लगेगा Fg फोर्स भी होगा इसमें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा, मतलब Fe, क्योंकि हम उसी का कंपेयर कर रहे हैं। तो आगे हम इसे इक्वेशन से समझते हैं। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। पहला जो हमारा इक्वेशन है वो हमने जैसे उसमें फर्स्ट इक्वेशन में ग्रेविटेशनल के लिए g कांस्टेंट लिया था वही आएगा। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे mp और mp और इसकी जो रेडियस हो गई वो r² हो गई। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। होप आपको समझ आ ही गया होगा। और सेकेंड जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हमने देखा ही है कि इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए k कांस्टेंट लिया था, तो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन भी आपको फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही समझ आ गया होगा। एज इट इज करना है इसे। अब हम देख लेते हैं कि जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, मतलब इस इक्वेशन में जो जो वैल्यू पूछी है वो सारी वैल्यू बस हमें पुटअप करनी है और उसके बाद इसकी वैल्यू आ ही जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो आई है वो 10⁻36 है। अब हम देख लेते हैं थर्ड हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू अदर। ये हो गया हमारा। अब इसकी डेफिनेशन पर हम बात करते हैं कि इट इज़ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये जो फोर्स होता है वो पेयर ऑफ न्यूक्लियस के बीच कार्य करता है। अब हम जानते ही हैं कि न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या होता है, मतलब पेयर ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन हो सकता है, या पेयर ऑफ न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है, या पेयर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और रिपल्टिव फोर्स भी होता है। तो हम देख लेते हैं कि कब कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पे।
तो ये देखते हैं हम, जब प्रोटॉन और प्रोटॉन होता है तो इनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और रिपल्सन के कारण इसमें न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है, और जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा ही है कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है एंड 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो फोर्स है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। और जो हमारा सेकंड है इट डज नॉट फॉलो प्रोडक्ट लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये जो है वो प्रोडक्ट लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। आपने देखा ही होगा कि हमने इसमें से कोई इक्वेशंस नहीं निकाला है, मतलब ये दोनों लॉ को फॉलो नहीं करता है। और थर्ड देख लेते हैं इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, द ऑपरेटिव रेंज इज टेकन इन फॉर्म, वन फॉर्म इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। हमने देखा कि पहले ग्रेविटेशनल जो होता है वो कि ऐसा होता है, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये जो हमारा होता है ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। इसमें जो होता है 1 फैम इक्वल टू 10⁻15 मीटर तक का होता है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ, ये जो होता है नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, न इसमें कंजर्वेशन होता है। और फिफ्थ है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। 6 जो है हमारा वो होता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस बिकम लेस देन 0.86 फर्मी देन इट बिकम्स रिपल्सिव फोर्स, मतलब जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस मतलब हम जानते ही हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर कम होगा लेस देन 0.86 से, अगर वो कम है तब ये जो होगा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ जो कि है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स होता है ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये एग्जाम्स वगैरह में भी नहीं पूछे जाते, लेकिन आप इसे एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए और जान लीजिए कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इट इज़ अ फोर्स विच एक्ट बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो ड्यूरिंग द बीटा डीके फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन और अनचार्ज पार्टिकल के बीच वर्क करता है, और ये जो बीटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट में मिलता है ये वाला फोर्स हमें। अब हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपने पिछले 10th या क्लास में पढ़ा होगा और आपको ये शायद पता भी होगा। तो हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। In science, the energy always remains conserved. The energy neither can be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form other form into the other form of energy into work. मतलब इसके डेफिनेशन से हमें ये तो समझ आया कि जो एनर्जी होती है उसे हम न ही क्रिएट कर सकते हैं और न ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं। द चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिफरेंट बॉडीज बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है, इसे भी हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। पर जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे बॉडी में होता है, द डिफरेंस बिटवीन बॉडीज ये हो जाएगा हमारा। अब थर्ड हम देख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन लीनियर मोशन इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स
द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। मतलब जब लीनियर मोशन होता है तो जब हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अपने तरफ से नहीं लगा रहे हैं तो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। और रोटेशनल मोशन में जब हम कोई भी अपने तरफ से एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व होता है। ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि ये सब होते क्या हैं, कंजर्वेशन लॉज, ये सारे एनर्जीज के बारे में। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए, पूछिए हमें कि कोई भी अगर आपको कहीं भी कोई भी स्टेप समझ नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे की अपकमिंग वीडियो को देख सकें। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसकी डायमेंशंस की, एरर्स इन मेजरमेंट्स की और सिग्निफिकेंट फिगर की। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मेज़रमेंट होता क्या है, मेज़रमेंट और यूनिट जो होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब ये तो जानते ही होंगे कि कोई भी चीज़ होती है उसका एक मेज़र होता है, उसकी एक लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, तो मेज़रमेंट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि किसी भी अननोन अमाउंट से नोन अमाउंट का कंपेयर करना ही हमारा मेज़रमेंट कहलाता है। ठीक है, और जो यूनिट भी होता है वो भी एक प्रकार का मेज़रमेंट ही होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे मेज़रमेंट में भी ऐसा होता है कि आप हर एक चीज़ को मेज़रमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें आप समझिए, जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम गिविंग यू लॉट्स ऑफ विशेस। ठीक है, मैं आपको विशेस कर रही हूँ, लेकिन क्या आप उसे मेज़र कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार अगर कोई बोल रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, तो क्या आप उसके हैप्पीनेस को मेज़र कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया लेंथ, हो गया मास, हो गया डेंसिटी, हो गया अगर किसी रूम में है हम तो उस रूम में पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी हो गई। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हम कुछ चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते, और एक्चुअल में होता क्या है मेज़रमेंट। ठीक है, तो फिज़िक्स जो होता है वो ऑल अबाउट मेज़रमेंट और एक्यूरेसी होता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं सेकंड जो हमारा होता है कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम जैसे कि हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, और उसके अलावा उन चीज़ों को भी हमने देखा जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए आप कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेज़र्ड, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी क्वांटिटी जो होगी वो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। आप एग्जांपल देख लीजिए, जो हमारा लेंथ है, मास है, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो होगी हमारी फिज़िकल क्वांटिटी होगी। और आप ये याद रखिए जी, फिज़िकल क्वांटिटी या किसी भी चीज़ का जो मेज़रमेंट होता है वो इस फॉर्म में होता है, Q इज़ इक्वल टू एन यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन क्यू जो है वो मेज़रमेंट को दिखा रहा है, और एन जो होता है यहाँ पे वो नंबर को डिनोट करता है, और वहीं यू जो होता है वो यूनिट को डिनोट करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे आप कहीं भी शॉप में जा रहे हैं सपोज़, और वहाँ आपने कहा कि आपको स्केल चाहिए। ठीक है, उसने बताया कि स्केल 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या आपने बताया अपना एक मेज़र। तो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 10 जो है वो हमारा नंबर हो गया, और जो सेंटीमीटर लिखा है वो हमारी यूनिट हो गई। ठीक है, तो उसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को लीजिए, उसका मास है अगर 50, तो 50 अगर मास है और मतलब वो 50 ग्राम का है, तो हम ये कह सकते हैं कि 50 इंटू 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम जो है वो 50 टाइम्स है उसमें, इसलिए उसका मास 50 ग्राम है। होप इतना आपको क्लियर होगा अभी तक के। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार की क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है, पहली जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और दूसरी जो होती है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इन दोनों को आप डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
तो फंडामेंटल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है वो किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी में आप ले लीजिए लेंथ, मास और टाइम। ये जो होता है ये सारी क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। लेंथ मतलब हमें पता ही है कि लेंथ ही होता है, उसमें हम और किसी को डिपेंड वो कर नहीं रहा है किसी और वैल्यू पर। उसी तरह अब हम बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की। ठीक है, दिस क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एज इट कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी होती है इन्हें हम जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके कॉम्बिनेशन के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अभी आपको समझाते हैं इसको। जो किसी भी चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, मान लीजिए कि आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर और एच। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसकी हाइट वाली एच वाली पता होनी चाहिए, उसकी लेंथ और उसकी रेडियस वाली लेंथ हमें पता होनी चाहिए, तब हम उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। उसी प्रकार से जो हमारा डेंसिटी होता है, डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो होता है वो मास इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास जो है और वॉल्यूम जो, मास की वॉल्यूम को हमने देखा ही कि वॉल्यूम किस तरह से अभी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड किया। उसी प्रकार जो डेंसिटी में होता है मास इंटू वॉल्यूम होता है, और मास जो हमारा है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब कहीं ना कहीं जो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के पर ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि स्पीड। तो स्पीड जो होता है हमारा वो डिस्टेंस ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम होता है। मतलब हम किसी भी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो हमारा स्पीड कहलाता है। तो स्पीड भी कहीं ना कहीं लेंथ के रूप में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर ही डिपेंड कर रहा है। इसलिए अब आपको समझ आ ही गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी अन्य क्वांटिटी पर जो है डिपेंड नहीं करती है। और लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, हम उसके थ्रू ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे कि हम जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो पहले जब स्टार्ट हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना कई प्रकार के कंट्रीज़ में या वर्ल्ड में, और जहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो हमने ये पाया कि हर जगह की एक अलग अलग वो होती है। जैसे कि किसी जगह में उसी चीज़ को हम पाउंड कहेंगे, किसी जगह में उसी चीज़ को किलोग्राम कहा जाता है किसी दूसरे कंट्री में, और किसी अन्य कंट्री में उसी चीज़ को ग्राम कहा जाता है। तो आपने जैसे कि देखा कि हर कंट्री में उसके लिए अलग अलग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं हम। कहीं उसी को ही पाउंड कह रहे हैं, कहीं उसी के मेज़र के लिए हम किलोग्राम का यूज़ कर रहे हैं, और कहीं उसी चीज़ के मेज़र के लिए हम ग्राम का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें थी और ट्रेंडिंग की चीज़ें थी उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। तो पूरे वर्ल्ड ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक ही प्रकार का कुछ ऐसा करें जो सब ही देशों के लिए मान्य हो। तो उस क्वांटिटी को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट FPS। ठीक है, तो इसमें ये जो होता है, हम इसमें FPS की अगर बात करें हम तो F जो लेंथ के लिए हम यहाँ फुट का यूज़ करेंगे, F हो गया हमारा, और उसी तरह मास के लिए हम P का यूज़ करेंगे जो कि पाउंड हो गया हमारा, और समय के लिए हम सेकंड का यूज़ करेंगे, मतलब टाइम के लिए। ठीक है, उसी अब सेकंड देख लीजिए आप, जो हमारा CGS होता है उसमें हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे, C मतलब सेंटीमीटर, और मास के लिए हम ग्राम का यूज़ करेंगे, और टाइम के लिए हम सेकंड का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार जो तीसरा है MKS होता है, MKS में हम क्या करते हैं
कि MKS में हम लेंथ के लिए मीटर का यूज़ करेंगे, वही मास के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करेंगे और टाइम के लिए हम सेकंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे कि किसी कंट्री में उसी चीज़ को पाउंड से डिनोट कर रहे हैं, किसी कंट्री में ग्राम से डिनोट कर रहे हैं और किसी कंट्री में किलोग्राम से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम था वो सभी कंट्री के लिए सेम ही था। टाइम के लिए सभी कंट्री में सेकंड का ही यूज़ होता था। तो इस प्रकार अलग अलग कंट्री की जो अलग अलग मेज़रमेंट की यूनिट थी उसे हटाने के लिए एक यूनिवर्सल हमने सोचा कि कुछ ऐसा हो जो सभी ही कंट्री के लिए सेम हो पूरे वर्ल्ड में। तो इसके लिए हमने ऐसा यूनिट को देखते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है, इस ऐसा यूनिट जो टोटल है हमारे 9 होते हैं, तो 7 जो हमारे यूनिट होते हैं और जो 2 होते हैं वो हम बाद में लाए हैं, तो वो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। आइए देखते हैं कि ये होता क्या क्या है। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो क्वांटिटी की है, सेकंड कॉलम में उसका SI यूनिट बता रहे हैं और थर्ड कॉलम में हम सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि पहला जो है लेंथ का SI यूनिट मीटर है और उसका सिंबल स्मॉल m है। आप याद रखिएगा ये स्मॉल m है। उसी प्रकार हम मास को लें अगर, तो उसकी SI यूनिट किलोग्राम है और सिंबल kg है, तो इसमें k और g दोनों स्मॉल में रहेंगे। उसी प्रकार टाइम के लिए SI यूनिट हो गया सेकेंड और सिंबल हो गया स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसकी SI यूनिट हो गई एम्पियर और सिंबल हो गया कैपिटल A। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करें तो उसकी SI यूनिट हो गई केल्विन और उसका सिंबल कैपिटल K होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो ये हो जाएगा मोल और इसका सिंबल हो जाएगा MOL। ये तीनों स्मॉल में रहेंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी SI यूनिट हो जाएगी कैंडेला और इसका अगर सिंबल देखें तो ये हो जाएगा CD। ठीक है, ये सारे क्वांटिटी से आप कहीं ना कहीं फैमिलियर होंगे, आप जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। लेंथ जानते ही होंगे आप, मास भी जानते ही हैं, टाइम भी जानते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, ये सबसे आप कहीं ना कहीं फैमिलियर होंगे ही। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो आप इसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में भी आप सब जानते ही होंगे। अब हम देखते हैं जो 2 और हैं जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल जो होता है उसका हो जाएगा हमारा SI यूनिट रेडियन हो जाएगा और सिंबल जो होगा स्मॉल RAD होगा। और उसी तरह सॉलिड एंगल का SI यूनिट स्टेरेडियन हो जाएगा और स्मॉल SR इसकी यूनिट इसकी सिंबल होगी। ठीक है, तो आप सब प्लेन एंगल को तो जानते ही होंगे, हो सकता है सॉलिड एंगल आपको नहीं पता हो। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो आपको स्क्रीन में ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें पहला डायग्राम जो है वो प्लेन एंगल के बारे में है और उसके साइड वाला सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले प्लेन एंगल देख लेते हैं। प्लेन एंगल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और ये जो हमें मिलता है वो ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, स्क्वायर में देख सकते हैं और सर्कल में। तो इसका जो एंगल होता है वो यहाँ पर होता है, देखिए आप डायग्राम में, ये जो है इसका एंगल हुआ। ठीक है, और वहीं जो सॉलिड एंगल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो ये जो होता है एनालॉजिकल, ये कोन में मिलता है, क्यूब में मिलता है और स्फीयर में मिलता है। ठीक है, इसका एंगल आपको दिख ही रहा होगा कि ये यहाँ पे बना है, ये इसका एंगल हो गया। ठीक है, तो ये जो प्लेन एंगल होता है वो प्लेन पे बनता है। ठीक है, प्लेन पे ये एंगल क्रिएट करता है और सॉलिड एंगल में जो इसके सारे पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इसका एंगल बनता है, ये हमारा सॉलिड एंगल होता है। होप आपको ये समझ आया होगा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो कोई भी पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर बेसिकली द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेस्ट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो उसके पावर में होता है, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। ये जो आपको यहाँ पे स्पीड दिख रहा होगा, ठीक है,
स्पीड में हमने ये जो ब्रैकेट का यूज़ किया है, ये डायमेंशन को दिखाने के लिए हम इसी ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब समझ जाइए आप कि वहाँ पे डायमेंशंस के बारे में बात कही गई है, ठीक है। अब जैसा कि स्पीड हम जानते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, अगर डिस्टेंस को हम समझे कि डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो डिस्टेंस जो होता है हमारा वो लेंथ हो गया, ओके। और टाइम तो टाइम ही रहेगा, ठीक है। अब लेंथ के ऊपर में हम 1 लिखे, और ये जो टाइम है, टाइम नीचे में है यहाँ पे, और जैसे ही टाइम ऊपर जाएगा तो ये ऊपर में -1 हो जाएगा, ठीक है। और आप ये याद रखिएगा कि डायमेंशन को दिखाने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसके फर्स्ट लेटर का हम यूज़ करते हैं। जैसे लेंथ के लिए हम कैपिटल L का यूज़ करेंगे, टाइम के लिए कैपिटल T का यूज़ करेंगे, और मास के लिए कैपिटल M का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा लेंथ के लिए हमने L यूज़ किया, और टाइम के लिए T, और वैल्यू आ गई। ये जो आई हमारी, ये डायमेंशन है, ठीक है। आपको होप कि यहाँ से आपको कुछ समझ आया होगा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है। आगे हम इसके और एग्जाम्पल से इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसके आगे के एग्जाम्पल्स को। बात करते हैं हम फोर्स की। तो फोर्स जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारा मास जो हो गया, मास जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे m को पहले डिनोट कर दिया। एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, v अपॉन टी, ठीक है। तो v अपॉन टी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो होगा वो लेंथ अपॉन टाइम l अपॉन टी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन देखिए, होप आपको समझ आ रहा होगा। m को आप एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे जो वेलोसिटी अपॉन टाइम है उसकी जगह आप लेंथ अपॉन टाइम करेंगे, l अपॉन टी, और एक t ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा m इंटू l अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे अगर, तो m तो ऊपर में ही है तो उसके पावर में 1 आ जाएगा, l भी ऊपर में है उसके पावर में भी 1 आ जाएगा। लेकिन हम t अगर देखें तो t हमारा यहाँ इक्वेशन में नीचे में है। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर में -2 हो जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशन। हो सकता है आपको अभी थोड़ी इसमें कठिनाई जा रही हो, या आपको अभी थोड़ा समझने में कठिनाई जा रहा होगा, लेकिन आप अगर इसे 1 से 2 बार भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि एनर्जी का क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी का यहाँ पे आपकी बात किया डायमेंशन का, आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि एनर्जी को किस फॉर्मूला से करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ले लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फोर्स का हमने ऊपर में निकाला है डायमेंशन, ये डायमेंशन हम यहाँ पे एज इट इज़ नोट कर देंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक कोई स्थान से हम दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लेंथ का यूज़ करेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा l। तो अब आप अगर इसको देखें तो m की पावर 1, ठीक है। l जो हमारा 2 है इसलिए हो गया l स्क्वायर, और जो t है हमारा t की पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। इसी तरह हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करें ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये एक्चुअल में क्या होता है और ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है करंट पर यूनिट टाइम होता है, ये सब आप सबको ही पता होगा, ठीक। तो करंट के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, आपने आगे के चार्ट में देखा ही होगा। करंट के लिए हम यहाँ पे एम्पियर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और करंट पर यूनिट टाइम होता है जो चार्ज होता है, तो यहाँ पे टाइम के लिए हम टी का यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा ए और टी। ये तो इजी है, ये आपको समझ आ ही गया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह ही अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। वर्क डन का हम जानते हैं कि फोर्स हो जाएगा हमारा इनटू एस,
और चार्ज का भी हमने ऊपर निकाला ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज का A इंटू टी, तो उसको हम एज इट इज़ नोट कर लिए। अब ऊपर आप देखिए कि आपने इसका फोर्स का आपने जो निकाला है उसे आप डिनोट कर दीजिए। जो ये हमने निकाला m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे एक s है, ठीक। तो इस s के लिए हम यहाँ पे फिर से लेंथ मतलब l का यूज़ करेंगे। तो ये जो ऊपर फोर्स के लिए एक l था, वहाँ पे ये हो जाएगा l स्क्वायर, और बाकी एज इट इज़ रहेगा, नीचे भी अपना एज इट इज़ ही है। अब यहाँ पे हम उसकी डायमेंशन अगर हम देखें तो m की पावर में 1 है, l का हम स्क्वायर किए हैं, लेकिन t अगर t नीचे में है, t को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -2 -1, तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। इसलिए t की पावर में यहाँ पे -3 आएगा, और a जो है हमारा वो भी ऊपर जाएगा तो वो भी -1 हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ आई होगी आपको ये बात, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये। अब हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू, इस सब की बात हमने इस फर्स्ट वीडियो में की थी, ठीक है। तो हम इसका आपको याद ही होगा उसका फॉर्मूला जो हमने निकाला था, F = G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। सबको ये फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पे अगर हम G की वैल्यू करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा F × r² अपॉन m1 m2, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ से। अब हम देख लेते हैं F की, जैसे कि हमने इससे पहले वाले इक्वेशन में जो F की वैल्यू निकाली थी, ओके। F की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, देख लीजिए, फोर्स की m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो आप उसे एज इट इज़ कीजिए, ठीक है। ये हो गया। F का हमने लिखा, r² बोला है तो हम r की जगह लेंथ लेंगे तो ये l² हो जाएगा। और नीचे जो हमारी है m1 और m2, ये दो क्वांटिटी है तो इसको हम कर देंगे m का स्क्वायर। अब हम इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो m जो है 2 अगर ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी ऊपर में क्या है, m के 1 है, ये 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, m की पावर -1। और उसी प्रकार जो l है हमारा, l तो दोनों ऊपर में ही है तो ये हो जाएगा l की पावर 3 और t की पावर -2 एज इट इज़। होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो डायमेंशन जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। ये दो हमारी जो होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसकी जो होती है ना ये 0 0 होती है, आपको दिख ही रही होगी, m की पावर 0, l की पावर 0, ये जो दिख रहा है आपको ये। अब हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आपने इससे पहले देखा ही कि ये क्या होता है। आप डायग्राम से समझ ही आ गया होगा आपको कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो ये जो हमारी ये दोनों चीज़ है ये डायमेंशन लेस है, आप ये याद रखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या देख लीजिए आप, प्लेन एंगल में हमने जैसे कि डायग्राम में देखा था कि एक आर्क होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो होगा उसकी लंबाई l होगी, यहाँ पे जो होगा वो r होगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा इक्वल क्या होगा हमारा l/r, ओके। तो l जो है उसके लिए हम कैपिटल L का यूज़ किए, यहाँ देखिए आप, यहाँ कैपिटल L का यूज़ किए, ठीक है। और नीचे जो है r, उसकी जगह भी हम r जो है हमारा वो भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो यहाँ पे भी हमने नीचे भी l का यूज़ किया। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों l और l, तो क्या बचेगा हमारा l की पावर 0। और जब l की पावर 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m की पावर 0 और t की पावर भी 0, ठीक है।
ये आपको समझ आया प्लेन एंगल। अब हम देखते हैं सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं हम। तो सॉलिड एंगल के लिए जो होगा फॉर्मूला वो डायग्राम से आप समझिएगा। ये सॉलिड एंगल का जो डायग्राम होता है हमारे वो यहाँ पे जो एंगल आएंगे यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा वो यहाँ पे भी एल स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, ठीक। इसके लिए थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, ओके। तो एल स्क्वायर की जगह यहाँ पे आपने कर दिया कैपिटल एल का स्क्वायर और आर स्क्वायर की जगह आपने लिखा कैपिटल एल का स्क्वायर। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एल की पावर क्या आ गई, 0 और टी की पावर 0 और एम की पावर 0 हम लिख सकते हैं। होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि सॉलिड एंगल के डायमेंशंस को हम किस प्रकार से निकाले हैं यहाँ पे। तो ये आपने देखा होगा कि जो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल है, ठीक है, इनकी जो डायमेंशंस है वो 0 है, लेकिन इसकी यूनिट हम जानते हैं कि इसकी यूनिट है। तो आपको याद ही होगा कि हमने ऊपर क्या पढ़ा, प्लेन एंगल की जो है यूनिट, वो यूनिट और सिंबल दोनों पढ़ा हमने। तो यूनिट हम देखेंगे अगर तो रेडियन है और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन है, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रखिए कि इसकी डायमेंशंस 0 0 है, लेकिन इसकी यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हम कुछ बात करेंगे जो डायमेंशन से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला देख लीजिए आप, मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसीडरेबल। जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो कंसीडरेबल नहीं होते हैं। फ्यू फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, मतलब कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सारी जो क्वांटिटी है इनकी डायमेंशन नहीं होती है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया साइन हो गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में देखें तो, लॉग में देखें तो लॉग कुछ भी ले लिया, लॉग साइन एक्स या कुछ भी ले लीजिए। एक्सपोनेंशियल में क्या आता है हमारा, ई की पावर में आप कुछ भी ले लीजिए, 2 3। तो ये जो पावर्स में रहते हैं इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस, मतलब जो ये सारे हैं इनका आर्ग्यूमेंट। अब आप ये बताइए कि आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या जानते हैं आप, ठीक है। हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये साइन के बाद जो हमने ब्रैकेट में x1 लगा है, ये ब्रैकेट में जो x1 है ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ लॉग में बात करें तो ये x2 जो है वो आर्ग्यूमेंट है। इसकी एक्सपोनेंशियल में बात करें तो e की पावर में जो x3 है वो हमारी जो है आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो सारी की सारी आर्ग्यूमेंट हैं ये सभी डायमेंशन लेस होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डायमेंशनलेस, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कैसे डायमेंशनलेसनेस होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ए क्वांटिटी कैन हैव यूनिट बट नो डायमेंशंस, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी उसकी यूनिट होगी तो हम ये कह सकते हैं कि उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है करके, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ऊपर कि रेडियन और स्टेरेडियन जो है उसकी यूनिट है, लेकिन उसकी डायमेंशंस हमने क्या देखा कि उसका कोई डायमेंशन नहीं आया, पावर में 0 0 आया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है उसका यूनिट होगा ही, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जिसकी भी हमने डायमेंशन निकाली, जो भी वैल्यू निकाली, उसमें ये तय है कि अगर उसका डायमेंशन है तो उसकी यूनिट होगी ही। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन हो ही। जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमने स्टेरेडियन और रेडियन का निकाला, उसका यूनिट है हमारे पास, लेकिन उसका डायमेंशन है क्या, नहीं। ये जो है हमारा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आप लास्ट जो है हमारा 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशन। 2 या 2 से अधिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी सेम डायमेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे जो f है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हमारी,
ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो है होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/t होता है। अब t अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1 हो गया हमारा, ठीक है। तो t की पावर -1 हुआ। उसी प्रकार अगर हम ओमेगा की बात करें यहाँ पे, तो ओमेगा जो होता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए क्या होगा, θ/t। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 अगर हो तो 1/t मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर -1। यही आया दोनों का, आपने देखा फ्रीक्वेंसी का भी वही वैल्यू आया और उसी प्रकार सॉलिड एंगल की भी वही वैल्यू आई। तो इससे ये प्रूफ किया हमने कि 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा और आपने डायमेंशंस के बारे में सारी बात समझी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम आपको क्लियर कर सकें आपकी सारी डाउट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक की बात करेंगे और आपको अगर कुछ भी